अरबी ने ऐलान किया कि जो लड़की मेरे साथ स्विमिंग पूल पर नहाएगी उसे 5 लाख रियाल दूंगा। मैं कई सालों से अरबी के घर पर काम कर रही थी। मैंने अरबी की ऑफर कबूल की और स्विमिंग वाला सूट पहनकर पूल में उतर गई। थोड़ी देर बाद अरबी भी स्विमिंग पूल में उतर आया। मेरे होश उड़ गए। अरबी। सुबह से ही शदीद गर्मी थी। मैं अपने काम से फारिग होकर बाहर स्विमिंग पूल पर आकर बैठ गई। गर्मी की शिद्दत से मेरा जिस्म भी तप रहा था। मैंने अपने पैर जूतों से आजाद किए और पानी में डालकर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी जब घर का मेन गेट खुला और अरबी वापस आ गया। इसका नाम शेख बाकिर था। मैं फटाफट पूल से पैर बाहर निकालकर उसके लिए खड़ी हो गई। अरबी घर है, अंदर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर चली आई। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे मैं हाथ मसलती रह गई। मैं जितना इस अरबी के करीब जाने की कोशिश करती थी वो मुझसे उतना ही दूर जाता था। मगर क्यों? इस बात का जवाब मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी। मुझे यहाँ दुबई में आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में मैं उस अरबी के घर में काम कर रही थी। ये मेरी मजबूरी थी, मगर अब 1 महीने में ही मैं उस शेख के साथ शादी के ख्वाब बुनने लगी थी। मेरे घर में बहुत गुर्बत थी और भाई ने अपनी गैरत को पसे पुश्त डालते हुए एक एजेंट से राब्ता करके मुझे बाहर के मुल्क भेजने की बहुत कोशिश की कि शायद मेरी कहीं नौकरी लग जाए। वैसे भी मैंने बीए किया हुआ था तो भाई समझता था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आजकल के ज़माने में बीए पढ़े को कौन कबूल करता है। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे नौकरानी की नौकरी मिल गई थी, वो भी दुबई में शेख बाकिर के घर पर। अम्मा मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहती थी, मगर भाई ने अम्मा के साथ जिद लगाकर मुझे यहाँ पर भेजा कि सारी उम्र ऐसे ही बैठेगी क्या, चलो डिग्री काम नहीं आ रही, नौकरी जो मिल रही है वही कर ले। वहाँ लड़कों की कोई नौकरी नहीं निकली, वरना मैं चला जाता। मैंने भी भाई की भरपूर हिमायत की क्योंकि मैं भी इस अजीब सी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। और बिलाखिर 1 माह पहले मैं शेख बाकिर के घर नौकरानी बनकर आ गई। इस 1 माह में मैंने फैसला कर लिया था कि किसी सूरत भी इस अरबी से शादी करके रहूंगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, मगर मैं अब दुबई से वापस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी जो ऐशो इशरत मुझे इस मालदार अरबी के घर मिलना था वो और कहीं मिल नहीं सकता था। मैं वही लाउंज में ही बैठ गई और अरबी के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मैं फटाफट उसे थमा दूं। काफी देर बाद वो कमरे से निकला तो मैं जल्दी से उसके पास गई और पूछा किसी चीज की जरूरत है, तो उसने नागवारी से मुझे देखते हुए मुंह मोड़ लिया और वहां से चला गया। अलबत्ता कोई जवाब नहीं दिया। मैं शर्मिंदा सी होकर रह गई, लेकिन खुद को दिलासा देने लगी कि इन सब कामों में यही कुछ चलता है। एक मर्तबा मैं उसकी बीवी बनकर यहाँ की मालकन बन गई तो फिर मेरे ठाट बाट देखने वाले होंगे। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर ही हुई थी मुझे लेटे जब मेरे कमरे की बेल बजी। मैं जल्दी से उठकर बाहर को दौड़ लगाई क्योंकि ये बेल उस अरबी ने अपने किसी काम के लिए बजाई थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, वहां पर सारी नौकरानियां जमा थी। मैं भी जाकर कतार में लग गई। कुछ देर बाद अरबी आया और उसने हम सबको बताया कि मेरी बेटी आ रही है और उसका सबने ही भरपूर ख्याल रखना है। मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये खबर मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने चौंक कर अरबी और बाकी मुलाजमाओं को देखा, मगर वो सब नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। अरबी भी ये बात ऐसे कर रहा था गोया मामूल की ही बात हो, मगर मैंने कभी भी किसी से नहीं सुना था कि उसकी कोई बेटी भी है। अपने घर में वो बिल्कुल अकेला रहता था, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वो शादीशुदा होगा। सारी हिदायत लेने के बाद हम वापस अपने अपने क्वार्टर में चले आए। बाकी तमाम नौकरानियां भी यहाँ पर नई थी और ये बात अब खुली थी कि अरबी ने अपनी बेटी की वजह से ही सारे नौकरों को 1 महीना पहले रखा था। वो हॉस्टल में रहती थी, मगर अब से वो इसी घर में रहेगी और खासकर बेटी की वजह से उसने खवातीन मुलाजमाएं ही रखी थी। ये खबर सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे अपने ख्वाबों पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और तहैया कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब तो मैं हर सूरत उस अरबी से ही शादी करूंगी। बेटी है तो क्या मतलब, बीवी तो नहीं है ना, वो मर चुकी है, मगर अब उसकी बीवी और यहाँ की मालकन मैं ही बनूंगी। ठीक 2 दिन बाद अरबी की बेटी वहां रहने के लिए आ गई थी। वो खूबसूरत थी, मगर मुझे उससे एक तरह की रकाबत महसूस हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसने मेरे हक पर डाका डाल लिया है, लेकिन मैं गलत थी। उसके आते ही अरबी भी घर पर ज्यादा से ज्यादा टिकने लगा और हम नौकरों की भी हर वक्त दौड़ने लगी रहती थी। मैं जितना अरबी का ख्याल रखती थी, ये देखते हुए उसने मुझे अपनी बेटी की खास मुलाजमा बना दिया, जो मेरे लिए तकलीफ दे था। मगर खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं हर वक्त उसके साथ रहती और एक तरह से खुश भी थी कि शायद मेरा यही अमल मुझे अरबी के सामने ले आए, मगर उसे तो जैसे मेरे वजूद से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज मैंने देखा कि अरबी की बेटी कमरे का दरवाजा बंद किए बैठी थी। मुझे तजस्सुस भी होने लगा और मेरी छठी हिस्स बार बार किसी अनहोनी की तरफ इशारा भी कर रही थी। मैं दूसरे कमरे में चली आई और उसकी बालकनी से शीजा के कमरे में झांकने लगी, लेकिन मेरे आसान खता हो गए।
जब मैंने शीजा के कमरे में किसी मर्द को देखा था, वो एक बड़ी उम्र का मर्द था, जबकि शीजा बमुश्किल 18-19 बरस की होगी। मैं समझ गई कि इसने इस मर्द को घर पर बुलाया है, लेकिन इसने उस बुढ़े में देखा क्या? तभी मुझे अपना ख्याल आया, वो अरबी भी 50 बरस से ऊपर का था। अगर मुझे 25 बरस की लड़की को 50 बरस के मर्द से मोहब्बत हो सकती है, तो शीजा के लिए ये कहाँ से अनहोनी हुई? खैर, मैंने फैसला कर लिया, शाम को अरबी जैसे ही घर आएगा, उसे उसकी बेटी के करतूतों से आगाह करूंगी। शायद इसी तरह मैं शेख बाकिर की तवज्जो पा लूं। खैर, शाम को अरबी घर वापस आया तो मैंने अकेले में उसे जो देखा था बता दी। उसने मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर अपनी बेटी को बुला लिया और पूछा, क्या ये हकीकत है? ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो कहती नहीं तो भला मेरी क्या इज्जत रह जानी थी। मगर उसने मुख्तलिफ जवाब दिया और बोली, जी ऐसा ही है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। शुक्र है ये लड़की अपने बयान से भागी तो नहीं थी। मगर उसकी अगली बात ने मुझ पर गढ़ों मट्टी डाल दी। शीजा ने अरबी को बताया कि मेरा उस्ताद है, मुझे आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसे एडमिशन की तैयारी के लिए मैंने उस आदमी को बुलाया था। ये सुनकर अरबी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मैं तुम्हें पहली और आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, घर के एक फर्द की शिकायत दूसरे फर्द को लगाना छोड़ दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मैं चुप कर गई। अब कहती भी तो क्या कहती। खैर, जब मैं कमरे से बाहर आई तो शीजा मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, अब्बा ने तुम्हें मेरी खास मुलाजमा रखा है, उनका खास कैमरा बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि इसी में तुम्हारे लिए भलाई और बेहतरी है। मैं चुपकी चुप खड़ी रही। जब गलती की थी तो की थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खौल रही थी। मुझे यकीन था कि वो आदमी इसका कोई उस्ताद नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर शीजा भी मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। मैं उसका कोई काम करने जाती तो वो मुझे भेज देती और दूसरी किसी मुलाजमा को बुला लेती। मुझे बुरा तो लगता, मगर मैं जानती थी कि इस सब की वजह वो शिकायत है जो मैंने शेख बाकिर को लगाई थी। मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी थी। इसी की वजह से शेख भी पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान मुझ पर देता था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। लेकिन वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 2 साल से पहले निकाल नहीं सकता था, और ये मेरे लिए अच्छा था। मैं एक रोज अपने क्वार्टर की छत पर चली आई। तन्हाई में बैठने का दिल कर रहा था। नीचे हर वक्त नौकरानियों की बातें, फसाद वगैरह। मुझे अम्मा की याद भी आ रही थी। मैं छत पर आई तो हैरान रह गई। वहां से थोड़ा दूर नीचे शीजा उसी मर्द के साथ दरख्त की छांव में बैठी थी। बज़ाहिर तो वो किताबें लेकर बैठी थी, मगर उस शख्स ने शीजा का हाथ थाम रखा था और उसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर वो शर्माने लगी। अब तो मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर शीजा की वीडियो बना ली। मेरे हाथ एक अच्छी चीज लग चुकी थी। अब तो शेख बाकिर कभी भी मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर उसी वक्त अरबी के पास जाऊं और उसे हकीकत से आगाह करूं। ये भी बताऊं कि मैं पहले भी गलत नहीं थी, तुम्हारी बेटी सच में ही ऐसे काम करती फिर रही है। मैं नीचे आई, मगर अरबी घर पर मौजूद तो था, मगर मेरे नीचे पहुंचते ही वो गाड़ी पर बैठा और चला गया। मुझे अफसोस सा होने लगा कि अगर 2 मिनट पहले आ जाती तो शायद उससे बात कर पाती। मैं वहीं स्विमिंग पूल पर बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी, मगर काफी देर तक जब वो नहीं लौटा तो चारों नाचार में उठकर अंदर आ गई। वहां शीजा खड़ी थी, किसी मुलाजमा को खाने के मुतल्लिक हिदायत दे रही थी। मैंने पूछा, शेख साहब वापस घर कब लौटेंगे? उसने हैरानी से मुझे देखा और फिर मुलाजमा को मजीद 1-2 बातें कहकर वो पूरी की पूरी मेरी जानिब घूमी और बोली, क्यों, तुम उनकी बीवी हो जो तुम्हें इस सब की खबर दूं? जब आना होगा आ जाएंगे, ज्यादा बेताबियां मत दिखाओ। मगर आज मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, आज जो कुछ मैं उन्हें बताऊंगी और दिखाऊंगी, शायद वो मुझे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर ही लें। शीजा ने मेरा बाजू दबोचा और अपने कमरे में ले आई। वहां जाकर तकरीबन धक्का देते हुए बोली, तुम अपनी औकात में रहा करो, यहाँ नौकरानी बनकर आई हो तो वही रहो, इससे ज्यादा कुछ बनने के ख्वाब न देखो तो बेहतर होगा। मैंने सोचा शायद शेख पहले की तरह मेरी बात का यकीन न करे, क्यों ना मैं उसकी बेटी को ही ब्लैकमेल करूं और उससे अपना काम निकलवाऊं। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट से आ गई। मैंने 2 टूक लहजे में कहा, देखो शीजा, तुम तो शादी करके इस घर से चली जाओगी, पीछे तुम्हारे बाप को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो बच्चों से इस मुतालिक सोचना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, आखिर मुझ में कमी क्या है? वो चुप करके मुंह मोड़कर खड़ी हो गई तो मैं मोबाइल चलाकर वो वीडियो उसके सामने कर दी और कहा कि मैं ये शेख बाकिर को दिखाना चाहती थी, मगर अब नहीं दिखाऊंगी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो वीडियो देखकर पहले तो चौंकी थी, मगर फिर धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा चलो जाओ अब। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्या वाकई वो मान गई है? मैं चुपचाप वापस बाहर चली आई। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बार बार निगाहों के सामने उसकी मीसनी सी मुस्कुराहट आ रही थी, और उसका भला क्या मतलब हुआ? मैं लाख सोचने के बाद भी कुछ आखज नहीं कर सकी तो इस बात पर मट्टी डाल दी और बस अपनी शादी के ख्वाब बुनने लगी। शेख घर वापस आया तो मैंने उसके चारों तरफ फिरना शुरू कर दिया। वो हैरान तो हुआ, मगर हमेशा की तरह नजरअंदाज करके अपनी बेटी के कमरे में चला गया। वो शीजा से बहुत मोहब्बत करता था। इतने थोड़े से दौरानिये में ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी।
मगर एक बार मेरी इससे शादी हो जाती तो उससे दुगनी मोहब्बत वो मुझसे करेगा, ये सोचकर ही दिल खुश हो जाता था। मैं किचन में आ गई। कुछ देर बाद शेख शीदा के कमरे से बाहर निकला तो मुझे घूर कर देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत हैरान हुई कि इसे क्या हुआ था, कहीं शीजा तो कुछ नहीं बता दिया। मेरे तेज तेज उठते कदमों का रुख अब शीजा के कमरे की तरफ था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने भी नागवारी से मुझे देखा, मगर चुप रही। मैंने सर्द लहजे में पूछा, क्या बताया है तुमने शेख बाकिर को? वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं क्यों भला कुछ बताने लगी, ये तो तुम्हारी फुर्तियां हैं जो तुम अब्बा को दिखा रही हो। मैंने ना समझी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो तंज करते हुए बोली, ये तो हर वक्त अब्बा के गिर्द तवाफ करती रहती हो, इसे कम करो कुछ, और कम कम उनके सामने आया करो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा भी चढ़ा। मैंने कहा, देखो शिजा, कुछ देर पहले हम दोनों ने तय किया था एक दूसरे की मदद करने का। तुम मेरी अपने बाप से शादी करवा दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, मेरा वादा रहा। वो उकताए हुए लहजे में बोली, हाँ सुन चुकी हूँ मैं, अब जाओ यहाँ से, प्लीज दोबारा दिमाग खाने मत आ जाना। मुझे उसका लहजा बहुत बुरा लगा। मैं कमरे से तो बाहर आ गई, मगर मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी थी जो बुझाने में नहीं आ रही थी। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे लहजे में बात करने की? पहले की बात और थी, मगर अब तो वो जानती थी कि उसकी वीडियो मेरे पास है। मेरे अंदर भांबड़ मच रहे थे। मैं इश्तियाल में आकर शेख बाकर के कमरे में चली आई। सोचा जो होगा देखा जाएगा, मगर मुझे फिलहाल बदला लेना था उससे। कमरे में जाने के बाद अरबी ने गुस्से से मुझे देखा, क्योंकि उसे किसी भी नौकरानी का उसकी मौजूदगी में कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये मैं थी जिसने पहली मर्तबा ये जसारत की थी, मगर मुझे फिलहाल अपना गुस्सा ठंडा करना था और इसके अलावा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मुझे चुप खड़े देखकर शेख ने पूछा, क्या मसला है जो तुम मेरे बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकी? उसके लहजे में खफगी थी, मगर मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ी और कहा, आपने पहले भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, ये देख लें, अपनी आंखों से देखें। आपकी बेटी ने अपने उस्ताद का हाथ जिस अंदाज में थाम रखा है, भला ये कोई उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता लग रहा है आपको? वो सर्द निगाह से मुझे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या है ये सब? मैं अंदर तक शांत हो गई, यानी शेख बाकिर को मेरी बातों का यकीन आ रहा था। अब तो उस शीजा की खैर नहीं। मैंने थोड़ा करीब होकर कहा, शेख साहब, शीजा सही रास्ते पर नहीं चल रही, आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये सुनकर अभी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और सोने के लिए लेट गया, जो वाज़ेह इशारा था कि उसे अब सोना है। सो मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे अंदर ही अंदर ज्यादा खुशी थी जो संभाले नहीं संभल रही थी। मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी। अगले रोज सब नौकरानियों से पहले ही क्वार्टर से निकलकर घर में आ गई, मगर हैरान रह गई जब मैंने बाहर लॉन में दोनों बाप बेटी को मुस्कुराते हुए वॉक करते देखा। मेरे तो तन बदन में आग लग चुकी थी। भला बाप ऐसे भी बेगैरत होते हैं जब बेटी के करतूतों का इल्म भी हो? इसके बावजूद बेटी के साथ इतना हंसी मखौल। गुस्से और हसद से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। तभी वो दोनों अंदर आ गए। शिजा ने मुझे जूस लाने का बोला। मैं जल्दी कुर्ती जूस लेने चली गई। वापस आई तब भी दोनों बाप बेटी फ्रेश थे। जूस उठाते हुए शिजा ने मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोली, आज मेरे मंगेतर रात के खाने पर आ रहे हैं, सो अच्छा सा खाना तैयार करवाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर एक फरेरी सी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने हैरानी से पहले शिजा और फिर शेख बाकिर को देखा तो शेख के बजाय शिजा खुद ही बोल उठी। अभी हमने ये बात वैसे डिस्क्लोज नहीं की थी, मगर अब चूंकि मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है तो अब्बा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। वही है मेरे मंगेतर जो मुझे पढ़ाने आते हैं। वो उस शहर के बहुत बड़े रईस हैं, खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो खुद ही चले आते हैं। तकरीबन साल भर हो गया है हमारी मंगनी हुए। क्यों अब्बा? इस बात पर शेख बाकिर ने भी इस बात में सर हिला दिया तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। इससे पहले मैं वापस मुड़ती, शीजा भी मेरे साथ किचन में चली आई और जताते हुए अंदाज में बोली, काश तुम अब्बा को वो वीडियो ना दिखाती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती, मगर अब मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। बस 1-2 माह रह गए हैं, अपनी नौकरी मुकम्मल करो और हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुम पाकी होते ही ऐसे हो, फ्रॉड, धोखा देने वाले। इसके अलावा भी वो जाते हुए मुझे मजीद 2-4 गालियों से नवाज कर गई। मुझे सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हुआ। मैं समझ गई थी कि अब जब तक शीजा में किसी तौर भी शेख बाकिर को हासिल नहीं कर सकूंगी। रात उसका मंगेतर आया और सब लोग बहुत खुश थे, मगर मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई थी जिसे चाहने के बावजूद भी मैं बुझा नहीं पा रही थी। सारे कामों से फारिग होकर मैं घर के अक़बी हिस्से में चली आई। मेहमान भी जा चुके थे। मैंने देखा शीजा स्विमिंग पूल में तैराकी कर रही थी। मुझे भी तैराकी आती थी, बचपन में नहर पर बहुत नहाती थी, तो वहीं पर तैराकी भी आ गई थी। मुझे उसके वजूद से ही चिढ़ हो चुकी थी, तो मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अगली सुबह हम लोग उठे तो सब नौकरानियों ने शोर मचा दिया। मैं भी शोर की सिमट गई तो देखा शीजा स्विमिंग पूल में मरी पड़ी थी, जबकि शेख बाकिर धाड़े मार मार कर रो रहा था। ये बेटी उसका कुल सरमाया थी। वो चीखते हुए पूछ रहा था कि किसने मारा है मेरी बेटी को, सामने आओ। मगर वहां भला कौन मारने की जरूरत कर सकता था? अलबत्ता मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी थी कि अच्छा वह जान छूटी इस बदबख्त से। सिर्फ इसी की वजह से शेख बाकिर मुझ पर तवज्जो नहीं देता था।
خیر پولیس آئی اور تفتیش وغیرہ ہوئی۔ اس تفتیش میں کیا بات پتہ چلی، کسی ملازم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ خیر ایک ہفتے بعد ہی معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، صحیح ٹائم پر موت کا مزہ چکھا ہے شیزا نے۔ اب جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو میں اسے محبت دوں گی، پھر وہ میرا دیوانہ بن جائے گا۔ آخر مرد کب تک اکیلا رہ سکتا ہے بھلا؟ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں اب شیخ باقر کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے دیکھتا اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، نگاہ ہی نہیں موڑتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس بات کو مہینہ ہو گیا تو عربی بھی واپس نارمل ہونے لگا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اگر گھر آتا تو پھر میں اس کی خدمتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک روز عربی نے سب نوکرانیوں کو لان میں جمع کیا اور کہا جو لڑکی میرے ساتھ سوئمنگ پول میں تیراکی کرے گی میں اسے 5 لاکھ درہم بطور انعام پیش کروں گا۔ یہ سن کر سب نوکرانیوں میں کھلبلی سی مچ گئی، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھی، کیونکہ وہ سبھی مڈل کلاس کی تھیں اور مڈل کلاس لڑکیاں کہاں تیراکی جانتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور سوچا شیزا کا مرنا میرے حق میں تو بہتر ہی ثابت ہو گیا۔ بھلے سے اب یہ عربی مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے، میں تو امیر ہو جاؤں گی، پھر اپنی شاہانہ زندگی بسر کروں گی۔ میں نے اسی کام کے لیے تو حامی بھری۔ تو عربی چونکا، مگر پھر وہ سوئمنگ پول میں اترا تو میں بھی کاسٹیوم پہن کر اس کے پیچھے ہی سوئمنگ پول میں اتر گئی۔ لیکن جیسے ہی تیر کر شیخ تک پہنچی اس نے میری گردن دبوچ لی۔ میں بے طرح پھڑپھڑانے لگی۔ ارد گرد باقی نوکرانیاں بھی تھیں۔ میں مدد کے لیے انہیں پکارنے لگی مگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ تبھی عربی مجھے لے کر سوئمنگ پول سے باہر آیا اور غرا کر بولا، ایسے ہی مارا تھا نا تم نے میری بیٹی کو، اس کی گردن کو دبوچ کر ڈبویا تھا، کیوں یاد آیا کچھ؟ یہ سن کر میری تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ میں نے سہمی نگاہوں سے شیخ باقر کو دیکھا تو اس وقت وہ کسی جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس رات میں نے جب شیزا کو تیراکی کرتے دیکھا تو میں بھی پول میں اتر گئی۔ اس جگہ کی اچھی بات یہ تھی کہ اس جانب کوئی کیمرہ نہیں تھا، تو میں نے بڑی آسانی سے شیزا کو ڈبو کر قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ شیزا کا قتل ہوا ہے۔ عربی کو مجھ پر شک تھا کیونکہ شیزا میری شادی کرنے کی خواہش اور سب باتیں پہلے سے عربی کو بتا چکی تھی۔ پھر اس نے بڑے طریقے سے سب نوکرانیوں کے سامنے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی مگر وہ مجھے ٹھوکر مار کر دور ہوتا چلا گیا۔ تبھی پولیس بھی آ گئی۔ آج مجھے کئی سال ہو گئے ہیں میں جیل میں ہی سڑ رہی ہوں، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، کبھی بھی لالچ نہ کریں کیونکہ پھر یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں 2 سال کام کرتی پھر اپنا کانٹریکٹ بڑھا لیتی تو اچھی تنخواہ ہر ماہ ملتی رہتی، جو اس ذلت اور گناہ کی زندگی سے کئی درجے بہتر تھا۔